अभी उससे कुछ पहले मैंने अपनी बात इसलिए रोक दी थी कि हमारे कुछ साथी जो है बहुत दूरी पे बहुत कह रहे हैं हम नज़दीक आ रहे हैं, लेकिन वो इस समय दलवतपुर से लिख रहे हैं तो बहुत समय लगेगा। वो आपके बीच में आएंगे और बातें करेंगे। तो मैं आप असलम भाई और आप सब लोगों को बहुत शुक्रगुजार करते हुए पार्टी की कुछ विशेष जो मैर मुंडा में आपके सामने पार्टी का मैनिफेस्टो रखना चाहता हूँ। साथियों, हमारी जो पार्टी है जिसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनके बारे में आप रात दिन जो आप यूट्यूब पे और सब सुनते रहते होंगे कि वो समाज की किसी भी आदमी की कोई भी समस्या हो, कहीं भी कोई एट्रोसिटी, भाई उसमें एकदम जो है भले ही दिल्ली में बैठे हों लेकिन पूरे देश के अंदर भाई जो कि वहाँ जो है एंट्री हो जाती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश, और दूसरा चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे पंजाब हो, हिमाचल हो, बाकी सभी प्रदेशों में भाई जो है, बंगाल इत्यादि सभी देशों में अपनी जो हमारे अपने समाज के लोगों का जो साथ एट्रोसिटी घटती है, कोई घटना घटती है, कोई बेटी के साथ बलात्कार होता है, कोई हिंदू मुस्लिम के साथ एट्रोसिटी होती है, तो साथियों भाई चंद्रशेखर का इस मैटर पर कोई बात आपके बीच में छिपी नहीं है। साथियों, पार्टी का मैनिफेस्टो यह है कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार में आपका मैनिफेस्टो क्या है? वर्तमान सरकार का मैनिफेस्टो यह है 80 और 20 का, कि 20% किसको माना है उन्होंने? मुस्लिम कम्युनिटी को, और 80% किसको माना है? हिंदू कम्युनिटी को। उनकी नीयत में खोट यह है कि चलो 80-20 तुम करते हो, लेकिन तुम 20% के साथ करना क्या चाहते हो? तुम 20% के साथ उनके सारे अधिकार छीनना चाहते हो, उनकी आज़ादी छीनना चाहते हो, उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आप व्यवधान पैदा करते हो, उनके साथ मान सम्मान और तमाम एट्रोसिटी और तमाम मार लिंचिंग के नाम से आप उनके साथ तमाम जो है गुंडागर्दी करते हो। तो आप उसकी संपत्ति यदि कोई उसने बना ली है तो उसके घर के पर आपके निशाना रहता है, अगर उसने कोई कारोबार कर लिया है तो आपके मन में अखरता है। तो ये उनकी पॉलिसी है कि हम 80% समाज जो है मजबूत हों और 20% समाज को समाप्त कर दें, या उनको निस्ताबूत कर दें, या उनकी रोजी रोटी पर प्रतिघात कर दें। साथियों, ये उनकी सोच है। ये बात मैंने किसकी बताई? ये जो वर्तमान सरकार है उसकी सोच है। अब साथियों, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी जो है 80 और 20 का आंकड़ा रखती है, ये 80 और 15 का, वो 85 और 15, सॉरी, हमारी जो पार्टी है 85 और 15 पर आधारित है। 85% हमारा समाज, मैं समझता हूँ यहाँ पर जो बैठे हैं SC ST और मुस्लिम माइनॉरिटी, ये हमारी पार्टी कुल मिलाकर, पिछड़ा वर्ग मिलाकर जो इस गांव में मैं समझता हूँ जो हिस्से में यहाँ बैठे हैं शायद 85% के आंकड़े पर ही बैठे होंगे, क्योंकि 15% के आंकड़े का हमारे बीच में आदमी आता नहीं है। अगर कोई आया हो तो मेरा हाथ उठाकर बताए। बाकी साथी सब 85% समाज से वास्ता रखते होंगे। साथियों, हमारी पार्टी चाहती है कि 15% समाज जो है हमारे बीच में हमारे साथ अन्याय करता है, हमारा शोषण करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। आर्थिक रूप से आप समझते होंगे, हमको धन की सोचता है कि इन पर वो धनहीन हो, इनके कोई साधन ना बने। अगर हमारी मजदूरी है तो मजदूरी में कम ग्रेड पर रखता है कि कम से कम इन्हें मजदूरी दी जाए। यदि हमारे बीच में शिक्षा प्राप्त कर ली है तो आज की तारीख में यह है कि जो हमें वजीफा और तमाम छात्रवृत्ति मिलती है उनको बंद कर दिया गया। जो पैसे तैसे मेहनत करके बड़े स्कूलों की बड़ी फीसें कर रखी हैं, जो जैसे तैसे करके कोई बीटेक वगैरह की बड़ी शिक्षा प्राप्त करके चला जाता है, तो उनके लिए सरकारी जो पद थे वो समाप्त कर दिए। प्राइवेट सेक्टर में उनका प्रतिबंध कर दिया गया है। तो इस तरीके से आर्थिक कमजोरी सरकार के द्वारा हमको पैदा की जा रही है। हमारे बीच में साथियों, हमारे इस देश का बंटवारा हुआ। जब इसका देश का बंटवारा हुआ तो इस देश के अंदर सबसे बड़ी संपदा क्या थी? यहाँ पर जो थी भूमि थी। हमारे लोग अनपढ़ थे, भूमि इक्वल और समानता के रूप से बांटनी चाहिए थी, लेकिन तत्कालीन सरकारें में जो पहले से जो जमींदार थे उन लोगों ने बेईमानी स्वरूप ज़मीन में हमारा बंटवारा नहीं करने दिया। हमारे लोग अनपढ़ थे और वो ज़मीन के बहुत बड़े तबके से वंचित रह गए, तो हमारी आर्थिक दशा भूमि से भी नहीं मजबूत हो पाई। एक आध किसी ने अगर कब्जा ली तो अलग बात है, बाकी बात तो हम तो पूरे समाज की करते हैं। 85% समाज की 85% में ज़मीन ना के बराबर है, ये आप खुद भी महसूस करते होंगे।
15% समाज ने हमारे आर्थिक रूप से सारा कमज़ोर कर रखा है। और दूसरी हमारी है राजनीति। राजनीति में हमारे लोगों की भागीदारी बहुत कम है। अगर कहीं भागीदारी है तो हमारे बीच में से कोई चमचा उठा के ले जाते हैं, लेकिन बात अपनी मनवाते हैं। हमारा आदमी अपनी बात नहीं कह पाता है, भले ही संसद और विधानसभा में पहुंच जाए, बात वो उनकी कहेगा, क्योंकि उसको एक डर पैदा होगा कि भाई हम तेरा टिकट काट देंगे, हम तुम्हारा बीच में पद छीन लेंगे। तो राजनीति में हमारी भागीदारी कहाँ है? भागीदारी तो उसको कहते हैं जो हमारी भागीदारी हुई और हम गांव के प्रधान बने तो सीना ठोक कर बोले हम गांव के प्रधान हैं और गांव के लोगों के साथ भलाई करेंगे, हम वहाँ के एडीओ वीडियो के दबाव में नहीं आएंगे। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर एडीओ वीडियो के आगे प्रधान जी ऐसे चलना है तो गांव के प्रधान अपना स्वतः मजबूत है, कहता नहीं ऐसे नहीं चलना है, आप बैठे रहिए, मैं गांव का प्रधान हूँ, मैं गांव का ये विकास कराऊंगा और आप ये पैसा धनराशि दीजिए। तो ये क्षमता हमारे राजनीतिक लोगों में नहीं है। तो राजनीतिक हमारी रूप से कमजोरी है। अब आ जाओ धार्मिक रूप से। धार्मिक रूप से भी हमारे साथ शोषण होता है। धार्मिक रूप से आप ये जानते हो, अगर एससी का व्यक्ति है तो उस पर घोड़ी पर नहीं चढ़ने जाते उसकी बारात को, उसको स्कूल में समान रूप से पानी नहीं पिलने दे, उसे मार दिया जाता है। अगर गांव में बस्ती है उसके कमज़ोर समझ के उनको मजदूरी के नाम से अगर वो मजदूरी पर नहीं जाता तो उसकी पिटाई की जाती है। सारी बातें आपको पता है। भले ही रामपुर में ये ना हो, लेकिन रामपुर में भी काफ़ी घटना घट रही है। परसों तरसों अभी एक घटना मिलक के अंदर हुई है, बाइक पंडित जी ने ठप दिया, मार दिया एक जाटव बरादरी के केवल जो पता नहीं कहाँ सुनी में ठोर मार दिया। अभी और भी तमाम उसमें सिलीबड़ा गांव में वहाँ पे एक लड़का जो अंबेडकर की मूर्ति पर जो है खड़ा हो गया, उसको गोली मार दी। तो रामपुर में भी कोई कम घटना नहीं हो रही। रामपुर में अभी सावाद में सुना होगा 2 बारातें रोक दी गई। और ऐसे समाज ने रोकी जो लोधी और यादव हैं, जिनकी खुद को जो है समानता जो है समाज के अंदर नहीं है, जिनको अगर वो जो कथावाचक हो जाए, बैठ जा भैया, अगर वो कथावाचक हो जाए तो उनकी चुटियाँ काट ली जाए, उनको थूक चढ़वाया जाए, उनको पेशाब से मतलब किया जाए, ये भी बात कोई अनसुनी नहीं रह गई है। तो कहाँ है सामाजिक? क्योंकि हम 85% की बात कर रहे हैं ना। तो यादव समाज भी हमें सम्मिलित है, लोधी समाज भी हमें सम्मिलित है। तो वो अपने को अगर सोचता हो कि हम पहलवान हैं, कहाँ हो तुम? हमारे 85% के साथ तुम्हारी वही दशा हो रही है जो हमारी हो रही है, जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की हो रही है, जो शेड्यूल कास्ट की हो रही है, वो पिछड़ी जाति की भी हो रही है। भले ही थोड़े बहुत जाके उसमें से कोई जमींदारी हो गई और कुछ अपने खुशी रहते हो, सुखी रहते हो, लेकिन छुट्टियाँ क्यों काटी गई? पेशाब में क्यों नभाया गया? क्यों आपसे थूक चटवाया गया? अगर आपको सामाजिक समानता थी तो ऐसा हुआ क्यों? तो हम ये मानकर चलें कि जो हमारा 85% समाज है वो सामाजिक रूप से एक रूपता नहीं है, उसे धार्मिक आज़ादी नहीं है। ऐसी मतलब जो इस देश के अंदर व्यवस्था चल रही है। तो आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक तीनों पहलू पे हमको सरकार दबाना चाहती है। तो ऐसे समाज हम क्या, हमारा 85% समाज और जो दबाना कौन चाहता है? सरकार भी दबाना चाहती है। और सरकार में जो बैठे हुए 15% लोग हैं, उनकी जो टेंडेंसी है, उनकी जो मानसिकता है, वो हम लोगों के लिए कैसे करते, देखिए उनकी संख्या ही बताऊं और उनके पास संपत्ति का ब्यौरा ही बताता हूं कि वो आर्थिक रूप से कितने मजबूत, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कितने मजबूत हैं। बेटा सुन लो, 1 मिनट सुन लो, बात करते रहना। 3.5 ये और 5.5 वो, मिलकर भोगे भोग, 6 मिलकर वो हो जाते हैं 15%। ये जो सामंतवादी 15% समाज है, ये राजनीतिक रूप से 3.5% है और जमींदारी में वो 5.5% है और देश की कुल आर्थिक नीति, कुल संपत्ति का 85% समाज का पूरा हक उनके पास है। कितने लोगों के पास? 6 लोगों के पास। तो 3.5 वो और 5.5 वो मिलकर भोगे भोग और 6 मिलकर वो हो जाते हैं 15% योग और शेष 85 हम बहुजन में लगा फूट का रो, माल मदारी खावे, नाचे रे बंदरिया। हर नगर नगर, हर शहर सारे गांव में चंद्रशेखर भैया लेके आए हैं खबरिया। हर नगर, हर शहर सारे गांव। 70% शासन में वो, 70% शासन में वो करते नंगा नाच और 80% भूमि के मालिक वो हैं 5.5 और 78% उन पर है धन। ये सभी आंकड़े सांच, तभी तो देखे हमको नीची रे नजरिया। हर शहर हर नगर सारे गांव में
चंद्रशेखर भैया लेके आए हैं खबरिया, हर नगर नगर, हर शहर शहर, सारे गाँव। आपको आंकड़ा समझ गए होंगे कि जो 3.5% लोग हैं उन पर 70% सत्ता की हकदारी है इस देश के अंदर, और जिनकी संख्या केवल 5.5 है, उस देश की कुल भूमि का 80% उन पर भाग है, उनके कब्जे में। और जिनकी संख्या 6 है उन पर 78% देश की जो आर्थिक संपदा है, धन संपत्ति है, वो उनके पर मौजूद है। तो 15% इतने मजबूत है कि हमारे कुल 100% का 85% में हम 85%, 15% में हकदारी है, और उनकी 15% लोगों की 85% में हकदारी है। क्लियर समझ गया? कोई बात समझ नहीं आई? बताओ। अब आप कहोगे कि हम छीन कैसे लेंगे? ये तो हो गई। ये कैसे हो गई? जब देश आज़ाद हुआ था तो देश में तो इतनी संपत्ति देश की थी, तो वो तो हमें समान रूप से बंटनी चाहिए थी। तो उस समय हमारे पास कोई और साधन नहीं था, तो ज़मीन तो समान रूप से बंटनी चाहिए थी। भैया सुन लो एक मिनट, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप मेरी बात समझ रहे हो? भाई जब देश आज़ाद हुआ तो वो संपत्ति तो बराबर परिवार के हिसाब से बंटनी थी। जब हमारे पास वोट का एक अधिकार है, जब सबका वोट का अधिकार एक समान है, तो संपत्ति का समान अधिकार क्यों? वो जिस पे ज़्यादा है वो क्यों ज़्यादा है? इस चीज़ का आज तक कोई राजनीतिक पार्टियां आपको नहीं समझा पाई, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों में मैं ये बात कह रहा हूँ वे खुद इन्वॉल्व हैं। वो अपनी बात संसद और विधानसभाओं में क्यों उठा देंगे? वो अपनी संपत्तियां क्यों निकलवा देंगे? उदाहरण दे रहा हूँ, देश के अंदर भूमि सुधार नीति के तहत 12 एकड़ सिंचित रकबा, 18 एकड़ असिंचित रकबा, इतनी जमीन एक परिवार रख सकता है। ये भूमि सुधार एक्ट है, उत्तर प्रदेश एक्ट। कोई भी व्यक्ति अपने पास 12 एकड़ सिंचित रकबा और 18 एकड़ असिंचित रकबा, मतलब कुल मिलाकर 18 एकड़ जमीन तक रख सकता है। शेष जमीन कैसे आप उनके पास रख रहे हो? वो सरकार ने निकाल कर हमको क्यों आवंटन नहीं की? तो इसकी बात कहाँ उठाई जाती? विधानसभा में या संसद में। लेकिन वो कौन उठाएगा? जो हमारे यहाँ से भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन वे क्यों उठाएंगे? वे तो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी खुद चली जाएगी लेकर के, तो वो वैसी बात क्यों उठाएंगे? लेकिन सरकारें उठाती हैं। यहाँ के कलेक्टर साहब आते हैं बड़े मान सम्मान से और कहते हैं निकालो सीलिंग जल्दी, पटवारी को भेजते हैं गाँव में, जाओ निकालो जमीनें। उसके बाद यहाँ की राजनीति जो है उनको डांट देती है, कलेक्टर साहब को ट्रांसफर करा दिया जाएगा, चुप को इस मैटर पर नहीं बोलना, जो जितना जोत रहा है उसे जोतने दो। इसलिए आपको हकमारी नहीं मिल पा रही। अगर आप अपने प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे और उनसे कहेंगे सीलिंग निकाल दोगे तो हमारे लोगों को जमीन जो है कम से कम आवंटन में अभी 5-5, 10-10 बीघा, 50-50 बीघा आ सकती है, अगर सरकार के नियम को ही आप खड़ा कर दें तो। लेकिन वो कौन कह सकता है? जो हमारे बीच के लोग संसद और विधानसभा में जाएंगे, जो भूखे और नंगे होंगे, वो कह सकते हैं। जो जिनके अनौपचारिक धन है और जो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं, खुद ही उनमें चोर है, वो कैसे कह देंगे? कलेक्टर साहब को भी कैसे दबाव डाल देंगे? वो नहीं डाल सकते। मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ये एक मैंने आपको उदाहरण दिया है कि अगर तो साथियों हमारा ये भी विजन है कि जो हमारे देश में बंटवारा हुआ वो गैर कानूनी तरीके से हुआ है, गरीबों को उसका हक नहीं मिला, तो हमारी पार्टी इस हक दिलाने में पूरा जोर लगाएगी अगर आप उसको समर्थन देंगे। अगर आप हमारे भाई को मजबूत करते हैं तो भाई संसद के अंदर जैसे आज पूछता है कि ये आंगनबाड़ी को क्या पैसे मिलते हैं, शिक्षा मित्र को पैसे, रसोईया को पैसे, ये मजदूरी कितनी मिल रही है, ये कैसी मामलेचीट हो रही है, हमारे लोगों को कैसे मारा जा रहा है, बारातों में कैसे नहीं चढ़ने दे, ये सारी जो उठा रहे हैं संसद में, आप सुना होगा। तो आज से पहले किसी ने ये बात उठाई थी? कोई पार्टी का प्रतिनिधि नहीं उठा सकता, क्योंकि वो पार्टी का हेड वहाँ बैठा हुआ है, उसका 2 नंबर टिकट काट देगा अगर उसने समाज की बात उठा दी तो। ये तो केवल हम जैसा भाई चंद्रशेखर जैसा ही आदमी समाज के अंदर अकड़ के बात कर रहा है, रोज संसद में देख रहा हो, अब भी अकड़ के बात कर रहा है। तो हमें ऐसे नेता की जरूरत है या नहीं? हाथ उठाकर बताएं, क्या हमें ऐसे नेता की जरूरत है या नहीं? बताइए, हाथ उठा के बताइए कि ऐसे नेता की जरूरत है या नहीं है? ऐसे नेता की जरूरत है या ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारी बात ही ना लेके जाए और खामोश बैठा रहे, जैसे रह रहे वैसे रहे? भाई साहब, ये वैज्ञानिक युग है, ये वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में अब हमारे लोग पढ़ लिख गए। अब हमारे हर घर में बीएड बैठा है, हर घर में एक बीटेक बैठा है, हर घर में ग्रेजुएट बैठा है,
अब ये चलने वाली नहीं है। ये जब तक नहीं थे तब तक चल रही थी। आपका बेटा अभी पढ़ लिख के नहीं समझ पाया, अभी खाली जो है ढो रहा है वो कावड़। मुझे कहना नहीं चाहिए, उसे अभी ज्ञान नहीं हुआ है। चंद दिनों के बाद पता चल जाएगा बेटे को कि तू कावड़ उठाएगा या तू कुरुम बनाने की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि तेरे पीछे बहुत बड़ा बवाल होने वाला, तेरे 3-4 बच्चे होने वाले, तो देखिए तू क्या करेगा। बीटेक करके घर में बैठेगा और कावड़ उठाने जाएगा, मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं दे पाएगी। उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार से लड़नी पड़ेगी, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब उसको उसका हक मिलेगा। ये समय आएगा जिसको ये दिमाग लगेगा और हमें ये कसम खानी पड़ेगी कि हमें अपने हर बच्चे को पढ़ाना है। आज आपने देख रहे होंगे जो दूर दूर दराज में स्कूल थे वो बंद कर दिए गए। बहुत से स्कूलों में गांव वालों ने बच्चे पढ़ाने बंद कर दिए, लेकिन साथियों ऐसा नहीं करना है। ये तो उनकी सोची साजिश है कि ये बच्चे ना पढ़ाएं, क्योंकि ताकि वो हमसे हकदारी ना मांगने लगे, अनपढ़ समाज रहे, बेवकूफ़ बना रहे, हकदारी ना मांगे, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन स्कूल चाहे 10 किलोमीटर पर वो बच्चे जरूर पढ़ाने भेजना। मैं भी 5 किलोमीटर पहले मतलब बचपन में पढ़ने 5 किलोमीटर स्कूल थे, उसमें पढ़ कर आया जो आज तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, और 40 साल की सर्विस करके आ रहा हूँ। गांव से चल के शहर तक पहुँचाऊँ, और आज की तारीख में सारे साधन जो आदमी को चाहिए वो हमारे पास हैं, तो सिर्फ पढ़ लिख कर साधन है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि साहब स्कूल बंद हो गए बच्चे पढ़ाने बंद कर दो, ये आपकी सबसे बड़ी हार होगी। साथियों, मैंने आपको सारे स्तर बता दिया कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है। 15% को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, जबकि वर्तमान सरकार 20% को बनाकर नुकसान पहुंचाती है। हम कहते हैं तुम रोटी खाओ, लेकिन हमारे धीरे धीरे हमारे जो अधिकार हैं हम उनसे छीन कर नहीं लेंगे, अपने संसाधन से लेंगे, पढ़ लिख कर लेंगे, अपनी हकदारी से लेंगे, अपनी राजनीतिक पार्टी बना के लेंगे, अपना प्रदर्शन और तमाम तरह के साधन हैं उनसे हम अब धीरे धीरे लेंगे। जैसे धीरे धीरे उन्होंने छीना है वैसे धीरे धीरे हम वापस करेंगे। ऐसी हमारी पार्टी की समझ है। आप सब लोगों से अपील है कि हमारे बीच में अभी जिला पंचायत का इलेक्शन आ रहा है, प्रधानी का इलेक्शन आ रहा है, तो प्रधानी वाले में तो हम बोलेंगे नहीं, बीडीसी में नहीं बोलेंगे, क्योंकि समाज के बहुत से लोग लड़ते हैं और हमारी समाज के लोग लड़ेंगे। लेकिन हम जिला पंचायत के माध्यम से ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र से कोई, आपका 8 नंबर वार्ड पड़ता है, कोई मजबूत कैंडिडेट 8 नंबर वार्ड से निकालो और सभी लोग चंद्रशेखर भाई के साथ आज़ाद समाज पार्टी में जोड़कर वोट दो। आपका प्रतिनिधि जिले पर जाएगा, मैं जो है आपसे वादा करता हूँ कि प्रतिनिधि आपके हक में बोलेगा, आवाज़ भी बोलेगा, आपके विकास भी कराएगा, आपके सारे काम भी कराएगा। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। अब ज़्यादा ना कहते हुए आज मैं जो अपने असलम भाई का बहुत बहुत मेरी तरफ से इनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्होंने यहाँ पर बरसात के मौसम में भी ये मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग एक दिन और रखी गई थी, हटा दी गई, लेकिन हमारी आज मंडल स्तर पर मीटिंग है पार्टी की, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आज ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा मेरी बात ख़राब हो जाएगी। चलिए हमने आते हैं, मंडल वालों से कह दिया हम 1 घंटे लेट हो जाएंगे, उन्होंने कह दिया कोई बात नहीं, मीटिंग करके आप 1 घंटे लेट हो जाएं। तो आपके हमारी पार्टी की समझ में आ गया होगा। आप अगर कोई बात पूछना चाहें पार्टी के साथ, अगर कोई भी एट्रोसिटी यहाँ के लोगों के साथ होती है, हमारे पास भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें हज़ारों लड़के एकदम मतलब ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमारे साथी के साथ कोई भी एट्रोसिटी होगी, कोई घटना घटेगी, इतना हमारे पास ताकत है, थाना घेर लेंगे, तहसील घेर लेंगे, जिला घेर लेंगे, और एक आवाज़ में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का आदमी उठ के खड़ा होता है, एकदम आता है, चाहे कहीं से जाए, चाहे वो खाना खा रहे हो भागता हुआ जाए, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर अपने भाई की सेवा के लिए तुरंत आदमी पहुंचेगा। इसका आपको एक उदाहरण है, एक आवाज़ मैं असलम भाई की आज इतनी बरसात में भी और बड़ी परेशानी में जो वादी हमारे साथी रह गए हैं, मालूम कौन से रास्ते से, वो उधर सेबनी वाले रास्ते से आ गए और वहाँ चल रही है, इतना परियों पानी चल रहा है, वो उसमें फंस गए, लेकिन फिर भी यहाँ आके रुकेंगे। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पार्टी की बात समझ गए होंगे। भाई चंद्रशेखर की आवाज़ आप तक हम देने के लिए आए। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। जय भीम, जय भारत।